नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं गजराज सिंह आप सभी का चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चले। और हम अब अपने इस जर्नी को शुरू करते हैं, अपनी इस क्लास को जो हमारी जियोग्राफी की चल रही है, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हीट बजट इंसुलेशन समाप्त हो गया था। हीट बजट इंसुलेशन समाप्ति के बाद हम कौन से टॉपिक लेंगे? टेम्परेचर यानी कि तापमान। और अगर अभी तक की बात करें कि अभी तक हम इस पूरे के पूरे जर्नी में क्या-क्या पढ़ा है, अगर उसको एक बार देखें, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहले हमने शुरू कहाँ से किया? बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी यानी कि जो भूगोल के मूलभूत चीज़ें थी, जैसे कि हमने क्या कंप्लीट किया? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम था, स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो मानक समय था, और उससे संबंधित जो इंटरनेशनल डेट लाइन थी, और जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, इन सब चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने आगे क्या देखा था? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसके बाद हमने देखा मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बाद हमने इस टॉपिक के साथ अगर यूं कहें कि इस इन सभी को देखते हुए, यानी कि इन सभी चैप्टर के बाद हम एंटर कर गए थे क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। कहाँ पे? क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान कहें या भौतिक जलवायु कहें, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में देखें। इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने लिया था हीट बजट एंड इंसोलेशन, इंसोलेशन, ऊष्मा संतुलन और सूर्य तप। ऊष्मा संतुलन और सूर्य तप भी हमने कंप्लीट कर दिया है। जब ये हमने कंप्लीट किया, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से बन रही है देखते हैं। अक्षांश और देशांतर का हमने देखा और लिया। फिर स्टैंडर्ड टाइम, इसमें कुछ खास कनेक्टिविटी है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसके बाद हमने लिया मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, पृथ्वी की गतियों को लेने के बाद हमने इसमें नोटिस किया कि ये टेम्परेचर में कि हाँ, अब ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है तो इस साइड में ज़्यादा तापमान पड़ रहा है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर है तो इसमें तापमान कम पड़ रहा है। इस तरह की कुछ हमने बातें मोशन ऑफ द अर्थ में पढ़ी थी। जब हमने देखा कि मोशन ऑफ द अर्थ में कि इधर टेम्परेचर कहीं उत्तरी गोलार्ध में कभी ज़्यादा होते हैं तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस तापमान को हमने डायरेक्ट लिंक कर दिया इसमें क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में, यानी कि जलवायु भौतिक गोल कहें या फिर जो भी आप कहना चाहें, क्लाइमेटोलॉजी को कह सकते हैं। अब इसमें हमने देखा कि हीट बजट एंड इंसुलेशन, यानी कि जब हमने ये देख लिया कि हमारे अर्थ के वायुमंडल पे यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल पे जो हमारी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो इस कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ मोशन ऑफ द अर्थ में कौन से गोलार्ध में ज़्यादा और कौन से गोलार्ध में कम प्राप्त हो रही है। इसके बाद जब हमने देखा कि जब कम और ज़्यादा प्राप्त हो रही है तो कितना प्राप्त हो रही है और कैसे प्राप्त हो रही है। ठीक यही आता है कनेक्टिविटी में। अगर हमें कुछ चीज़ मिल रहा है तो हमने एक पॉइंट लिया कि इस पॉइंट पे हमें कम मिल रहा है, इस पॉइंट पे ज़्यादा मिल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? कितना मिल रहा है? हीट बजट में वो हमने देखा कि कितना मिल रहा है।
अब जब मिल रहा है तो इसका मैकेनिज्म क्या है वो भी हमने हीट बजट में देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि आखिर मिल रहा है तो इस मिलने को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, वो सारे के सारे हमने इंसोलेशन में कर लिया। अब जब हम देखें कि हमारे पास हीट आ भी गई, कितना आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, ये सारी करने के बाद हमने देखा इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इंसोलेशन में देख लिया। तो इन सब को उठा करके हम ले जाएंगे किस टॉपिक पे, टेम्परेचर के। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब इसके बाद वो रहेगा टेम्परेचर यानी कि तापमान की। ठीक। अब तापमान जब हमने पहले से देख लिया इतना तापमान है, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, तो ये इफेक्ट किसको करेगा, टेम्परेचर को ही तो इफेक्ट करेगा। इफेक्ट किसको करेगा, टेम्परेचर को। इसीलिए हमने जो चैप्टर लिया है वो लिया है टेम्परेचर का। ठीक, जिसके कारण हमने टेम्परेचर को लिया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं टेम्परेचर में, कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कुछ और नहीं बल्कि किसी भी वायुमंडलीय स्थिति कहें या फिर किसी वस्तु के तापमान में जो गर्मी और ठंडी की स्थिति है उसी को जो प्रदर्शित करता है वही तापमान है। यहाँ पे जो तापमान का मतलब होगा, तापमान का डेफिनेशन या कहें कि तापमान क्या है वो तो वही है, लेकिन यहाँ जो तापमान हम पढ़ेंगे वो तापमान का मतलब ऊष्मा की मात्रा से नहीं होता है बल्कि ऊष्मा की इंटेंसिटी से होता है। यानी कि जो हीट है इसके इंटेंसिटी से होता है, यानी कि इसके तीव्रता से होता है, यूं कहें कि इसका घनत्व से होता है या तीव्रता से होता है। ठीक, तो जब इसका मतलब ये है इस तापमान का कि अगर देखें तो तापमान क्या है, तो किसी वस्तु के, अगर हम किसी वस्तु की बात करें या फिर यूं बात करें कि वायुमंडल की, वायुमंडल की गर्म व ठंडी की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। ठीक, ये इसके स्थिति को दर्शाता है। जब इसके स्थिति को दर्शाता है और साथ में क्या करता है कि भाई ये हीट के यानी कि जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा की जो ऊष्मा है ये ऊष्मा की तीव्रता को, तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है ऊष्मा की मात्रा को नहीं। ठीक, ये ऊष्मा की तीव्रता को प्रदर्शित करता है यानी कि हीट के इंटेंसिटी को दिखाता है, न कि हीट के मात्रा को, कितना मिला कितना नहीं। तापमान जो है, टेम्परेचर है, उसका काम ये नहीं है। ठीक, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले कि अगर यूं देखें इस तापमान का हमने चैप्टर लिया, तापमान में जाने से पहले हमने देखा कि हमने बेसिक्स क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। ठीक, अगर हमने देखा कि बेसिक्स में हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर पढ़ा, फिर मानक समय में देखा हमने कि मानक समय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, भारत का मानक समय क्या है। इसके बाद हमने ड्यूरेशन, दिन और रात की अवधि पढ़ी। फिर हमने देखा कि पृथ्वी की जो गतियां हैं यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां पढ़ने के पढ़ते पढ़ते हमें ये एहसास हुआ कि पृथ्वी पे कुछ ऐसे समय आते हैं कि पृथ्वी के अर्ध गोलार्ध में कहें, अगर यूं कहें कि पृथ्वी के एक गोलार्ध में एक खास समय में अलग तापमान रहता है, दूसरे गोलार्ध में एक खास समय में अलग तापमान रहता है, और एक खास समय में किसी भी गोलार्ध में तापमान अलग अलग ना होकर के बल्कि
इक्वल यानी कि बराबर रहता है। तो जब हमने इस चीज को पढ़ा कि तापमान इस समय कम है, इस समय ज्यादा है, तो वहीं से इस टॉपिक को हमने लिंक कर दिया किसमें? हीट बजट में। हीट बजट में क्यों लिंक किया? क्योंकि जब हमें पता चला कि ये कम है, ये ज़्यादा है इस समय पे, तो सवाल उठा कि कितना कम है और कितना ज़्यादा है। उसका जवाब हमने देखा हीट बजट। हमने देखा कि हीट बजट में कितना प्राप्त हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है। उसके साथ साथ देखा कि जो मैकेनिज्म है इसका, यानी कि जब हीट प्राप्त हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो किस तरह से प्राप्त हो रही है और किस तरह से ये रिलीज हो रही है। इसके बाद हमने देखा कि अच्छा, प्राप्त हो गई, ठीक है, रिलीज हो गई, ठीक है, लेकिन इस ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, यानी कि जो इंसोलेशन है, सूर्य तप, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो हमने किस में देखा? इंसोलेशन के टॉपिक पे देख लिया। जब हमने देख लिया कि इतना प्राप्त हो रहा है और ये लोग प्रभावित कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये जानेंगे कि भाई टेम्परेचर का फिर कहाँ कितना है, किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद यही आना चाहिए। हमने वही किया। अगला हमने टॉपिक ले लिया टेम्परेचर का। ठीक, इस टेम्परेचर से हम अब शुरू कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है? एकदम सरल सी बात है कि जब किसी वस्तु या वायुमंडल की गर्म व ठंडी की जो स्थिति का जो प्रदर्शित करें, या यूं कहें कि स्थिति को जो दर्शाता है, उसी को टेम्परेचर या तापमान कह देते हैं। अब जो हीट है यानी कि टेम्परेचर है, ये हीट के इंटेंसिटी को डिसाइड करता है, न कि इसके क्वांटिटी को। यानी कि जो इसकी तीव्रता है उसको डिसाइड करता है, ऊष्मा की तीव्रता को डिसाइड करता है तापमान, न कि इसके मात्रा को। ठीक, ये हो गया कि तापमान क्या है। अब आते हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन। ठीक, या फिर यूं कहें कि जो हमारा तापमान है, ये कि इस चैप्टर में हम किस किस तरह की चीजें पढ़ेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले, या फिर यूं कहें टेम्परेचर वेरिएशन फैक्टर, यूं कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि जो तापमान के विभिन्नता के कारक हैं वो क्या हैं और कौन कौन से कारक हैं, कितने टाइप के रहेंगे। तो हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर का कहें, या फिर एक तापमान का ऊर्ध्वाधर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? वर्टिकल वेरिएशन हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्षैतिज वितरण, या फिर इसका वेरिएशन यानी कि भिन्नता। इसके बाद तीसरी पॉइंट हम इसमें क्या पढ़ेंगे तापमान में, कि जो आइसोथर्मल लाइन है, आइसोथर्मल लाइन, यानी कि समताप
रेखा। आइसोथर्मल लाइन हो गया। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन। तापमान व्युत्क्रम। ठीक। ये है हमारा फैक्टर्स, या फिर यूं कहें कि हम इस तापमान के चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस तापमान के चैप्टर में 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला, तापमान का ऊर्ध्वाधर भिन्नता। दूसरा, तापमान का क्षैतिज भिन्नता, भिन्नता कहें या वितरण कहें। तीसरा पॉइंट, समताप रेखा। चौथा, तापमान व्युत्क्रम। अब इन सबको अगर एक यूं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन, क्या है ये? अभी तक जो हमने या आपने अभी तक जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा सबसे पहले कि अगर हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो इस तरह से जो वेरिएशन रहेगा वो ऊर्ध्वाधर है, और जो इस तरह से पूर्व पश्चिम रहेगा वो क्षैतिज है। अभी तक आप लोगों ने उम्मीद है कि यही पढ़ा होगा 2D में। ठीक, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। यानी कि अगर कोई लाइन पूर्व पश्चिम है तो वो उसको क्षैतिज हम मान लेते हैं, जैसे अक्षांश में देखा था कि ये इस तरह से लेटी हुई है, इसको क्षैतिज मानते हैं। और इस तरह से जो है उत्तर दक्षिण, इस तरह की जो लाइनें हैं इसको क्या मानते हैं कि ये वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है। लेकिन जियोग्राफी में यहाँ पे जब वेरिएशन की बात आती है तब क्षैतिज का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि वो चाहे ईस्ट वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ साउथ हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह से हो, ये पूरे के पूरे जो अर्थ है ना, इस पूरे के पूरे अर्थ में किसी भी एंगल में हो, ये किसी भी एंगल में हो, ये क्षैतिज ही कहलाता है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, कि क्षैतिज अगर चारों तरफ है तो वर्टिकल क्या है? आप पहले इतना समझ लिए, वर्टिकल भी हम समझा देंगे। क्षैतिज का क्या मतलब होता है कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे आप कहीं भी कोई भी मूवमेंट कीजिए इस तरह से, ये पूरे के पूरे मूवमेंट को क्षैतिज मूवमेंट ही माना जाता है। ठीक, अब फिर वर्टिकल क्या है? वर्टिकल का मतलब क्या है कि ये सरफेस हो गया, पृथ्वी की सतह हो गई, इस सतह से ऊपर जाएंगे, यानी कि अवे फ्रॉम दी सरफेस, जो सतह है इससे इसको छोड़ करके जब ऊपर जाएंगे या फिर सतह को छोड़ करके नीचे जाएंगे पानी के अंदर, जैसे ओशियन में देखें, इस मूवमेंट को वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर मूवमेंट कहते हैं। ठीक, क्षैतिज मतलब पूरे के पूरे सरफेस पे कहीं भी किसी भी एंगल में, चाहे लेफ्ट राइट अप्स डाउन्स, एंगल किसी भी एंगल में रहेगी क्षैतिज, कुछ इस तरह से। वर्टिकल क्या है? अवे फ्रॉम दी सरफेस, यानी कि ये सतह है, अब ये सतह से या फिर ऊपर उठेगी या फिर नीचे जाएगी, दोनों एंगल में ये वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर कहलाएगी। ठीक, ये है हमारा इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इन दोनों का ये इन दोनों का जो यहाँ पे मतलब है वो यही है कि जो सरफेस के चारों तरफ रहेगी वो क्षैतिज, और इस सरफेस को छोड़ते हुए, जैसे बोलते हैं आदमी की आसमान में, यानी कि वायुमंडल में जैसे ही सतह को छोड़ करके जाएगी वो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ठीक, इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे आगे एक एक पॉइंट को लेते जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर में अब कंफ्यूजन नहीं होगा पूरे जियोग्राफी को पढ़ने में। ठीक, तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो लेंगे वो क्या लेंगे, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। क्या है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। पहला पॉइंट हमारा क्या है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। चलिए देखते हैं कि वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर क्या है। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, यानी कि तापमान का ऊर्ध्वाधर परिवर्तन। तापमान का ऊर्ध्वाधर परिवर्तन क्या है। ठीक, तापमान के अगर ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की बात करें तो ये इसको हम दो तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक, तापमान का ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, इसमें दो तरह का वेरिएशन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ रहे हैं आप पहले से ही कि ऊर्ध्वाधर क्या है। ऊर्ध्वाधर यानी कि जो सतह है उसको छोड़ करके वायुमंडल में जाएंगे या फिर जल के अंदर जाएंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकल वेरिएशन। तो इस जो तापमान है हमारे पृथ्वी पे, पृथ्वी की सतह पे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सतह की बात हो रही है। तो सतह पे जो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होगा यानी कि पृथ्वी की सतह को छोड़ करके ऊपर जो जा रहे हैं, तो इसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ह्रास दर। ठीक, और दूसरा किस तरह से होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी कि रुद्धोष्म ह्रास दर। ठीक, ये क्या है, दो तरीके से वेरिएशन होता है। पहला वेरिएशन कैसा होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। दूसरा होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी कि पहला सामान्य ह्रास दर, दूसरा रुद्धोष्म ह्रास दर। अब सामान्य ह्रास दर क्या है। सामान्य ह्रास दर का सरल सा मतलब है कि जो एक सामान्य रूप से यानी कि एक स्थिर वायुमंडल है, स्थिर वायुमंडल में जो हमारा जो तापमान है वो अगर तुंगता बढ़ने से, यानी कि तुंगता का मतलब जियोग्राफी में क्या होता है, हाइट, ऊंचाई। सामान्य स्थिर वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अगर तापमान में कमी आ रही है तो ये एक सामान्य ह्रास दर है। ठीक, लेकिन साथ साथ में इसकी स्थिति एकदम आदर्श होनी चाहिए वायुमंडल की, न तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं न ही हवाएं नीचे गिर रही हैं। ठीक, सामान्य ह्रास दर क्या है, एक स्थिर वायुमंडल में जैसे ऊंचाई बढ़ती है, स्थिर वायुमंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ अगर तापमान में कमी आ रही है तो उसको बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। और स्थिर वायुमंडल का क्या मतलब होता है, स्थिर वायुमंडल का सरल सा मतलब है कि न तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं न तो हवाएं नीचे बैठ रही। अब इसको आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आप हवाएं ऊपर उठना नीचे बैठना ये सारी चीजें समझते जाएंगे। ठीक,
ये तो होता है हमारा नॉर्मल लैप्स रेट। अब सवाल ये आता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तुंगता बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो हमारा तापमान है वो कम क्यों हो रहा है? ठीक। तो इसमें आप देखते होंगे या जानते भी होंगे कि कुछ लोग इसमें से कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो जो वायु का घनत्व है, जो एयर डेंसिटी है, वो ऊपर कम होता है, नीचे ज्यादा होता है। क्यों कम ज्यादा होता है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल इस सरफेस पे ज्यादा लगता है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी कम होगा, जिसके कारण जो वायु का कण है उनको सरफेस के पास ज्यादा रहता है, जिससे घनत्व ज्यादा रहता है। दूसरा क्या कारण है इसको कम या ज्यादा होने का, तापमान में कमी आने का क्या कारण है? हमने हीट बजट में पढ़ा था कि जो हमारा वायुमंडल है, इसकी जो पहली परत है, सतह से जुड़ी हुई जो पहली परत है, क्षोभ मंडल, वो क्षोभ मंडल में जो तापमान चारों तरफ से है, वो सूर्य से डायरेक्ट नहीं है, बल्कि अर्थ के पार्थिव विकिरण द्वारा जो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा छोड़ी जा रही है, उससे गर्म होता है। तो जैसे जैसे इसके लिए जब हम देखते हैं कि हम बहुत ऊंची पर्वत पे चले गए, या फिर अगर हिमालयस की बात करें, अगर हिमालय पे हम चले जाते हैं तो वहां पे हाइट करीब एवरेज हाइट 6000 मीटर है हिमालय की। तो 6000 मीटर जब हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, तो सोर्स ऑफ हीट कहाँ कौन है? यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है सतह, पृथ्वी की सतह। जब पृथ्वी की इस सतह से हम जितना दूरी जाएंगे, वहां पे ऑटोमेटिक लॉजिक है कि तापमान कम होता जाएगा, क्योंकि अगर सोर्स ऑफ हीट ये है, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा तो तापमान कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा तापमान ज्यादा होगा। तो अब ये किस रेट से कम ज्यादा होगा? ये होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, इसको आके यहाँ पे देख लेते हैं कि इस टॉपिक को बोर्ड पे इसी बात को पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। सपोज ये समझिए हमारा अर्थ की सरफेस हो गई। ठीक, ये हमारी अर्थ की सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस पृथ्वी की सतह में यहाँ 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 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डेंसिटी जितना नजदीक रहेंगे, उतना ही डेंसिटी ज्यादा रहेगा। हमने जो चीज अभी समझा लेक्चर में, उसी को अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से, तो क्या? ठीक, हमने क्या देखा कि इस सामान्य ह्रास दर का सरल सा मतलब क्या है, इसको हम पॉइंट फॉर्म में अभी लिख लेंगे। ठीक, हमने क्या देखा कि जब हम सतह से, ठीक, इसको पहले लिख ही लेते हैं एक पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। सामान्य ह्रास दर क्या है? स्थिर वायुमंडल में, अगर स्थिर वायुमंडल में, स्थिर वायुमंडल में जो स्थिर वायुमंडल में तुंगता बढ़ने पर, जियोग्राफी में तुंगता यानी कि भूगोल में जब ऊंचाई शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो वहां पे हाइट या ऊंचाई नहीं बोलते हैं, बल्कि हिंदी में उसको तुंगता बोलते हैं और इंग्लिश में एल्टीट्यूड। ठीक, स्थिर वायुमंडल में क्या होगा? अगर अगर स्थिर वायुमंडल है तो उसमें तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान है, वो तापमान कम होगा। ठीक, अब तापमान कम क्यों होगा? ठीक, यहाँ पे दो शब्द है। पहला तो स्थिर वायुमंडल,
स्थिर वायुमंडल हमने क्या देखा था कि स्थिर वायुमंडल का डेफिनेशन क्या था? स्थिर वायुमंडल यानी कि स्टेबल एटमॉस्फेयर, स्टेबल एटमॉस्फेयर। स्टेबल एटमॉस्फेयर का सरल सा मतलब है कि न तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं यानी कि असेंडेंस नहीं हो रहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? असेंडेंस। न तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, न ही हवाएं नीचे बैठ रही हैं, बैठ रही हैं, यानी कि इसको बोलते हैं सबसिडेंस। स्थिर वायुमंडल का क्या मतलब होता है कि ये सरफेस है, यहाँ से हवाएं ऊपर नहीं उठ रही हैं और ना ही यहाँ पे नीचे बैठ रही हैं, यानी कि एकदम सामान्य स्थिति है, उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वायुमंडल। ठीक। अब हम देख रहे हैं कि ये जो तापमान है, ये तापमान क्यों कम हो रहा है? ठीक। स्थिर वायुमंडल हो गया। दूसरा देखेंगे कि तापमान है जो एल्टीट्यूड बढ़ने पर, यानी कि हमने क्या देखा? एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम हुआ, तो ऐसा क्यों? ठीक। तो ऐसा होने के पीछे दो कारण है। पहला, एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी यानी कि जो वायु का घनत्व है वो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा होता है, और अर्थ के सरफेस से जितना हम दूर जाते रहेंगे उतना उसका घनत्व कम होता है। तो टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? पहला कारण है एयर डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि ऊपर जा रही है। दूसरा क्या कारण है? सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट से डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? हमने इसमें हीट बजट में पढ़ा था कि जो अर्थ के मतलब पार्थिव विकिरण के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा छोड़ी जाती है, उसी से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो जब अर्थ हमारी हीट ऑफ सोर्स है, यानी कि ऊर्जा ऊष्मा की स्रोत है, तो जैसे ही हम सरफेस से ऊपर उठना शुरू करेंगे तो इस सोर्स से, इस स्रोत से, सतह से हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि हीट का अगर सोर्स से हम दूर जाएंगे टेम्परेचर कम रहेगा। पृथ्वी सतह से, ठीक, ये है हमारा पृथ्वी सतह से हमारी दूरी बढ़ रही है। और जब ये दूरी बढ़ रही है तो इसका डिक्रीजिंग फॉर्म, चलिए तो यही लिख, किस रेट से कम होता है। ठीक। आते हैं इस पे, यहां देखेंगे अगर तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी यानी कि घनत्व तो ज्यादा है, और जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है। यहाँ पे डेंसिटी कम है, सॉरी ज्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ आप देखेंगे डेंसिटी कम है तो जो टेम्परेचर है वो कम है। अब ये जो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो जब एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एल्टीट्यूड बढ़ेगा
तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो किस रेट से कम होगा, यानी किस दर से कम होगा? तो रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 1000 मीटर भी लिखा मिल जाएगा, तो बात एक ही हुई। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक। तो हमने इसमें क्या देखा? सामान्य ह्रास दर क्या है? एक स्थिर वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी सामान्य ह्रास दर कहलाता है। ठीक। और ये ऐसा स्थिर वायुमंडल का क्या डेफिनेशन? स्थिर वायुमंडल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि हवाएं न तो ऊपर उठ रही हैं और ना ही नीचे बैठ रही हैं, यानी कि न असेंडेंस हो रहा है ना सबसिडेंस हो रहा है। हवाएं ऊपर उठने और नीचे बैठने का मतलब क्या है कि अगर ये सरफेस हो गई हमारी, सरफेस ऑफ अर्थ हो गई, तो यहाँ से हवाएं यूं करके ऊपर नहीं उठ के जा रही हैं और ना ही यहाँ से ऐसे करके नीचे आकर के सतह पे बैठ रही। ठीक। ये है उठना, ये है बैठना। और इसके बाद क्या है? और फिर एल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर कम हुआ। कम हुआ तो क्यों कम हुआ? इसके दो कारण है। पहला, एयर डेंसिटी, वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है ऊपर जाते जाते। क्यों कम होता है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी सतह पर ज्यादा काम करती है और अर्थ से जितनी हम दूरी जाते हैं उतना ही उसकी ग्रेविटी कम काम करती है। तो ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से सतह पर कण ज्यादा है और ग्रेविटी कम होने से तब ऊपर वर्टिकल जितनी हाइट बढ़ेगी वहां पे कम है। दूसरा कारण क्या है? सोर्स ऑफ हीट से डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी की सतह। कैसे? हमने हीट बजट में देखा कि लघु तरंगों के रूप में हमारी ऊष्मा प्राप्त होती है, लेकिन उससे डायरेक्ट हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। जो गर्म होता है उसका कुछ लेयर है, बाहरी लेयर है। क्षोभ मंडल जो हमारा है ये पूरी पूरी तरह से पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा छोड़े गए दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा है उसी से ही गर्म होता है। ठीक। तो अगर उससे गर्म होता है तो सोर्स कौन है? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ रही है। तो जब पृथ्वी छोड़ रही है तो यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका तापमान कम होगा। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तापमान कम होगा, तो किस दर से कम होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस दर से पृथ्वी का तापमान कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सतह पर हैं, यहाँ का सपोज टेम्परेचर है 45 डिग्री मान लेते हैं या 40 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सतह का है। अब अगर हम सतह से ऊपर उठते 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 यहाँ पर आ गए, यहाँ का जो हाइट है ये 5000 मीटर ऊपर आ गए, यानी कि इस पॉइंट पे हम पहुंचे। 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर। तो यहाँ सतह से जब हम सोर्स ऑफ हीट से ऊपर जा रहे हैं, तो जब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो यहाँ पे तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से कम होगा। तो कितना यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा? 6 6 पंचे 30 और 5 पंजे 25। तो 30 डिग्री ये कम हो जाएगा, यहाँ पे करीब 10-12 के रेंज में टेम्परेचर रहेगा। 10-12 डिग्री सेल्सियस के रेंज में टेम्परेचर इस पॉइंट पे रहेगा। ठीक। अब देख रहे हैं हर 1 किलोमीटर पे 1 2 3 4 5 कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ 6.5 कम हुआ, यहाँ 6.5, यहाँ 6.5, यहाँ
5 किलो में 30 डिग्री सेल्सियस तो यही कम हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। और 0.5 यानी कि आधा 5 में है तो 2.5 हो गया, कितना हो गया करीब 32.5 डिग्री सेल्सियस तो कम हो गया टेम्परेचर। अब 40 से 32.5 हटाएंगे तो करीब करीब कितना आएगा 7.5। ठीक, तो इस 10-12 कहने से अच्छा अगर एग्जैक्ट हम देखें कितना होगा तो यहाँ का तापमान होगा 755 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पे। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये है हमारा नॉर्मल लैप्स रेट जो हमने सामान्य ह्रास दर। यहाँ हमने देखा कि डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है पृथ्वी की, इसके लिए यहाँ पे वायु के कण जमा ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ग्रेविटी कम होती, ग्रेविटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो तापमान ज़्यादा है, डेंसिटी कम है तो तापमान कम है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो तापमान कम होगा। किस रेट से कम होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी है, नीचे भी मैंने पॉइंट फॉर्म में भी लिख दिया। स्थिर वायुमंडल का मतलब समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक, तो आज हम इस यही करते हैं, आपको लिखना है तापमान के ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की हमने बात की। तापमान के ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है और रुद्धोष्म ह्रास दर। रुद्धोष्म ह्रास दर हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हमने देखा सामान्य ह्रास दर, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। जो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होगा वो दो तरह से होगा, एक तो सामान्य परिस्थिति में होगा, यानी कि सामान्य स्थिर वायुमंडल का क्या मतलब है, हवाएं ऊपर नहीं उठ रही हैं ना ही नीचे जा रही हैं। स्थिर वायुमंडल में तुंगता बढ़ेगी तो तापमान कम होगा। तो इसमें दो एक शब्द है स्थिर वायुमंडल, कि स्थिर वायुमंडल का क्या डेफिनेशन है, हम किसे स्थिर वायुमंडल मानेंगे। तो यहाँ पे स्थिर वायुमंडल का मतलब है न तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं ना तो हवाएं नीचे बैठ रही हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि एल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर कम हुआ। क्यों कम हुआ? उसके दो कारण हैं। पहला, वायु का घनत्व कम होता है, दूसरा सोर्स ऑफ हीट से दूरी बढ़ती है। वायु का घनत्व कम क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ऊपर कम काम करेगा, नीचे सतह पे सबसे ज्यादा लगेगा। इस दर से रेट कम होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि जब सतह से हम जितनी ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, इस सतह से जितनी ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ जो टेम्परेचर वहां से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से कम होगा। इसीलिए जब हम हिमालय पे जाते हैं तो वो भी तो है हमारे ही 23.5 डिग्री या 25 डिग्री के रेंज में अक्षांश के, लेकिन फिर भी वहां पे तापमान माइनस में जाता है। उसका यही कारण है कि वहां पे एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक, तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चंद्रा क्लासेस में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चल रहे हैं जियोग्राफी के, अगर इसके साथ आप जुड़ना पसंद करते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।